बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FVAC बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024 और आज हम 2013 के जो 3 पेपर्स हैं उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही इजी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल और घुमा फिरा के दिया जाता है। सिंपल जो है वो जो बहुत ही इजी कैलकुलेशंस होती हैं उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हम जो है वो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन हाँ जब ऑब्जेक्टिव आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट जो मैं आपको टिप दूंगी वो यही है कि आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव की जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस टॉपिक ही प्रिपेयर करते रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से, जब ऑब्जेक्टिव लिखा होता है उसके ऑप्शंस होते हैं तो हमने किस तरीके से उसका आंसर चूज़ करना है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम आपने प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए आपने मैक्सिमम पास्ट पेपर्स और जो बुक की ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज़। अब देखें यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिखा है, तो इसका हमें पता है रिलेशनशिप कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और अगर इनका हाफ ले लेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास 11.2 dm³ जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला जो है वो MCQ है। इसके लिए आप देख लें कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ठीक है, उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड से जो है वो UV रेडिएशंस होती हैं, फिर विजिबल और फिर IR। ठीक है, ये मैंने सिर्फ यही 3 रीजन्स बताए हैं आपको। और अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइमन सीरीज़ होती है वो UV में फॉल करती है, ठीक है, लाई करती है। बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, और बाकी जो 3 हैं पास्चन, ब्रैकेट और पीफन, ठीक है, तो वो हमारे पास IR रीजन में लाई करती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ लाइमन सीरीज लाइज इन UV रीजन। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है Which of question number 3, which of the following molecules does not possesses trigonal planar geometry। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक है, does not नहीं लिखना चाहिए था बल्कि पूछना चाहिए था which of the following molecules will possess trigonal planar geometry, क्योंकि बाकी की प्लेनर नहीं है। देखें फॉस्फोरस में भी एक लॉन पेयर होता है, नाइट्रोजन में भी लॉन पेयर होता है, तो इसलिए फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो होगी वो ट्राइगोनल पायरामिडल होगी। ठीक है, लेकिन AlF3 जो है उसमें कोई लॉन पेयर नहीं होता, उसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और ये मॉलिक्यूल्स आपने वेस्पर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी MCQ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट। देखें जीरो डायपोल मोमेंट उसका होगा, ये भी हम ने जब पास्ट पेपर डिस्कस किए थे, ठीक है, सेक्शन B और C, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर तो जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा ना किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसके डायपोल मोमेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि ये हमारे पास है ना, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्लोरोबेंजीन जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इस साइड वाला जो डायपोल मोमेंट है इस तरफ कुछ भी नहीं है जिससे कैंसिल हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल का जो है कोई ना कोई डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इनके भी डायपोल मोमेंट्स जो हैं वो एड अप हो जाते हैं, कैंसिल नहीं होते हैं। ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट्स वाई इन सब के डायपोल मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन खाली जो बेंजीन है, ठीक है, ये नॉन पोलर होगा। और अगर 1,4 वाला होता ऑप्शन तो वो भी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो उसका भी जो है वो यानी 1 और 4 वाले डायपोल मोमेंट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना, तो इसलिए वो भी नॉन पोलर होता, लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल बेंजीन।
इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट आर इज 62.4, इट्स यूनिट्स आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि जो बिल्कुल नॉलेज वाली हैं, रट्टा लगाना है, ठीक है, उसके यूनिट्स का, वैल्यूज़ का। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट बनाते जाएंगे ताकि हमारे पास से जब हम ऑब्जेक्टिव्स कर लें तो हमारे पास एक लिस्ट हो कि जिन चीज़ों को हमें पता हो कि हमने इनकी वैल्यूज़ को याद करना है, ठीक है। जैसे कि हमने ये लिख दिया जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यूज़ और उसके यूनिट्स याद करने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है सी ऑप्शन, ठीक है, यानी 62.4 जब वैल्यू होगी आर की तो उसमें DAM³ के साथ मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर केल्विन पर मोल यूनिट्स होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हीलियम गैस। तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों को रेट्स का बताना है, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें पता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपल हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का रेट और हीलियम का रेट का रेशो, ठीक है, और उसको हम करेंगे उनके मॉलिक्यूलर मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाइड्रोजन का जो है वो मास इधर लगाएंगे 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हीलियम का लगाना था, हीलियम, और यहाँ पर हीलियम का मास लगाएंगे 4 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास 2 है, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और √2 2 आ जाएगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.41। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि आपके पास ऑप्शंस में है कि इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 1.41 रेट ऑफ हीलियम आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखें कितना इजी है। एट 145 डिग्री सेंटीग्रेड कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट एग्जिस्ट एज, तो ये आपने लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। देन है क्वेश्चन नंबर 8, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4th A इज ड्यू टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ। अब देखें 4th ग्रुप जो है ना उसके एलिमेंट्स जो हैं किस किस्म के हाइड्राइड्स बनाते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में हमारे पास कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स ये वाला एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी वाला आपको शॉर्ट के लिए भी याद करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपने डेफिनेशन के साथ जो एग्जाम्पल्स याद की थी वो क्या क्या थी, क्लीवेज प्लेन एक एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि जो रेलवे की ट्रैक्स बिछे होते हैं ना आयरन के, ठीक है, तो वो गर्मी से जो है लेंथ वाइज जो है वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, मोटे नहीं होते, मोटाई की फॉर्म में वो फैलते नहीं है बल्कि लेंथ वाइज होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक डायरेक्शनल में एक ख़ास डायरेक्शनल जिसमें वो जब उनको हीट किया जाएगा तो वो एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में काम कर रही होती है और एक में किसी एक ख़ास डायरेक्शन में काम कर रही होती है और दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर रही होती तो उसको हम एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पोलीमॉर्फिज्म इज नॉट एन एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर नॉट आइसोमॉर्फ्स। आइसोमॉर्फ्स जो है ना वो सेम रेशो की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये NaCl और KBr की रेशो है एटम्स की 1:1 और जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट की है 1:1:4 और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट की है 1:1:3। तो लास्ट डी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें 2:1:4 रेशो है और 1:1:4 रेशो है, ठीक है। ये रेशो सेम नहीं है इसलिए दीज टू आर नॉट आइसोमॉर्फ्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ Kp विल बी इक्वल्स टू Kc। ये बहुत ही ज़्यादा पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वैल्यू ऑफ Kp Kc के बराबर कब हो जाती है। सबसे आप पहले जो है वो Kp और Kc का रिलेशनशिप लिख लें, Kc RT डेल्टा n। अब डेल्टा n की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी ना, ठीक है, तो आपके पास इसको आप ज़ीरो पुट करेंगे, किसी भी चीज़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो Kp जो है वो Kc के इक्वल हो जाएगा। और डेल्टा n हमारे पास क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। मींस कि जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स इक्वल होंगे तो Kp Kc के इक्वल हो जाएगा।
So the correct option is D. D option correct है. Question number 12. POH of 10 raised to power minus 2 molar solution of sulfuric acid is. अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है, जैसे कि पिछले वाले इजी थे ना, ये वाला उस तरह से नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड देकर इसकी POH फाइंड आउट करने के लिए कहा गया. तो पहले आप PH फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर पे, और फिर जो है वो आपने POH फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको जो भी एसिड दिया हो, आप पहले उसकी एसिड डिसोसिएशन की जो है वो इक्वेशन लिखेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि कितने प्रोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. तो अब देखें, अगर ये 10 की पावर -2 मोलर था, ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन्स कितने प्रोड्यूस हो रहे होंगे? 2 × 10 की पावर -2. ठीक है. तो ये अब आपके पास आ गई वैल्यू हाइड्रोजन्स की, तो आप इजीली पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं. नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन. तो ये तो मुझे अभी लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपने तो जस्ट कैलकुलेटर में करना है ना. ठीक है. तो आप उसकी नेगेटिव लॉग ले लें. ठीक है. हाइड्रोजन आयंस की 2 × 10⁻². तो क्या आंसर आ रहा है? तो ये हमारे पास आ रहा है 1.698. ठीक है. तो अब आपको पता है कि PH + POH जो है वो 14 होता है. ठीक है. तो अब 14 में से ये आप निकाल देंगे. ठीक है. तो आपके पास POH आ जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 12.3. तो करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी ही मोस्टली करेक्ट हुए जा रहे हैं इस पेपर में. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. फर्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखें, ये रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. तो अगर देखें, उन्होंने पूछा है कि कब रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं? जब ये पूरी जो क्वांटिटी हमारे पास 1 हो जाएगी. तो ये क्वांटिटी 1 कब होगी? जब आप यहाँ पर जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 पुट करेंगे. तो किसी भी कंसनट्रेशन की पावर जब 0 हो जाएगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाता है, या उसके यूनिट्स भी इक्वल हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है. 0 ऑर्डर रिएक्शन. देन है क्वेश्चन नंबर 14. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ द वाटर इज. अब आपने बॉइलिंग पॉइंट इसका फाइंड आउट करना है. ठीक है. देखिए, बॉइलिंग पॉइंट सिंपल वाटर का जो होता है ना, वो T1 होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. जब आपने सोल्यूशन बनाया तो T2 आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो मीन्स के डेल्टा T आपको पता होना चाहिए, ताकि जो है वो आप फाइंड आउट कर सकें. डेल्टा T क्या होता है? T2 - T1. ठीक है. तो अगर आपको डेल्टा T पता होगा तो आप T2 इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. तो डेल्टा T का जो है हमारे पास फॉर्मूला वो क्या है? डेल्टा T किसके इक्वल होता है? आपके पास मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को मोलैलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है. ये आपको दिया हुआ है 0.52, और आपके पास सॉल्यूट की कंसनट्रेशन है 18 ग्राम्स, और वाटर जो है वो 1 kg है. तो अब आप मोलैलिटी लगाएंगे. मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स पर kg. ठीक है. तो मोल्स क्या होते हैं? मोल्स के लिए 18 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है ना. ठीक है. और मास को आपने 1 kg है तो उसको आपने 1 kg ही लगाना है. ठीक है. क्योंकि आपने मोलैलिटी में kg में जो है वो पुट करना होता है. ये मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया हमने. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.052. ठीक है. ये आपके पास डेल्टा T आ गया. तो अब आपने क्या करना है? अब आपने डेल्टा T की वैल्यू आ गई है, T2 फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले से, डेल्टा T + T1. तो 100.052 इज़ द आंसर. तो ये देखें 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. अ कोलाइड इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू अनदर लिक्विड इज कॉल्ड. अब स्टूडेंट्स, आपकी जो सॉल्यूशंस का चैप्टर है ना, उसमें बिल्कुल एंड पे जो कोलाइड का टॉपिक है, तो उसमें एक टेबल बना हुआ, वो टेबल आपने याद कर लेना है. ठीक है. अब देखें, यहाँ पर मैंने जो चीज़ें याद करने वाली हैं उसमें ये मैंने टेबल भी मेंशन कर दिया है कि चैप्टर 10 का 10.3 टेबल जो है वो याद करना है. तो इसमें आप देखिएगा कि अ कोलाइड इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू अनदर लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन. ठीक है. तो इसमें एमल्शन है. तो कभी आपसे सोल का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी जेल का, कभी एरोसोल का. ठीक है. तो यहाँ पर आपसे एमल्शन का पूछा हुआ था. ठीक है. ऑप्शन डी करेक्ट है. देन हमारे पास सेकेंड लास्ट
क्वेश्चन नंबर 16, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। तो हीट कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं? जो सिंपल हीट कैपेसिटी होती है ना, वो जूल्स पर केल्विन में होती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इस तरीके से आपने देखें, एक होती है हीट कैपेसिटी के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर उसमें पर ग्राम भी आ जाता है, और अगर कोई हो मोलर हीट कैपेसिटी उसमें पर मोल भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट वन वाला जो है वो सिंपल हीट कैपेसिटी का यूनिट है। देन आपके पास आता है लास्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये आपने बहुत अच्छे से सारी बैलेंसिंग सीखी हुई है, तो इसको हम कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास हमने चार्जेस को बैलेंस करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख लें कि चार्जेस हैं कितने। यहाँ पर आपके पास इसमें -2 चार्ज है, ठीक है, और इसमें +14, इसमें +14 चार्ज है। तो ये आपके पास टोटल जो है वो +12 चार्ज हो जाएगा रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, और यहाँ पर आपके पास 3 2 6 +6 चार्ज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। तो अब आप इनको कैसे जो है वो इक्वल करेंगे? यहाँ पे बल्कि +12 आता है, हाँ। अब आप इनको इक्वल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चीज़ कहाँ पर ऐड करेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। नेगेटिव चीज़ जो है वो हम रिएक्टेंट्स में अगर ऐड करें 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये भी +6 हो जाएगा और ये भी +6 हो जाएगा। तो अब इट मीन्स कि हमने क्या करना है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन डी करेक्ट है कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। बाकी उन्होंने नहीं पूछा कि हम रिएक्टेंट वाली साइड डालें, प्रोडक्ट वाली साइड डालें, तो वो आपने बताना ही नहीं है, ठीक है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं सेकंड पेपर की तरफ, 2023 का सेकंड पेपर। इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, 22.4 dm³ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब देखें ये 22.4 जो वॉल्यूम है ये हमारे पास कितने मोल्स के इक्वल होता है? 1 मोल की ना। 1 मोल ऑफ एनी गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अब देखें इन सब गैसेस का अगर 1 मोल लिया जाए, अगर इन सब का जो है वो 1 मोल लिया जाए, ठीक है, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? किस में सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे? देखें हीलियम में 1 ही एटम होता है, क्लोरीन में 2 एटम्स होते हैं, ओजोन में 3 होते हैं, और अमोनिया में जो है वो 4 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब 1 मोल्स को अगर हम देखें कि ये कितना हमें एटम्स देगा, ये 6.02 × 23 एटम्स देगा, ठीक है। ये डबल यानी 2 × एवोगैड्रोस नंबर देगा, ये 3 × एवोगैड्रोस नंबर देगा, और ये 4 × एवोगैड्रोस नंबर देगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 0.1 मोल ऑफ एथेनॉल एज पर फॉलोइंग इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कंबस्शन की इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब इन्होंने पूछा है कि अगर हम यानी देखें इक्वेशन आपको देख के बता रही है कि 1 मोल ऑफ अगर एथेनॉल होगा तो उसके लिए कितने मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए? 3 मोल्स चाहिए। तो अगर आप 0.1 मोल ले लें तो ये कितने हो जाएंगे? ये 0.3 ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे। अब 0.3 जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं उनका मैस आप बता दें। तो हम मैस तो फाइंड आउट करते हैं स्टॉक्यू के, हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उसका लास्ट स्टेप यही होता है, मैस फाइंड आउट करना होता है, मोल्स इनटू मोलर मैस, ठीक है। तो 0.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन गैस का 32, ये 32 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 9.6 ग्राम्स। तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच लार्जर इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। अब वही बात कहते हैं कि जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा, लार्जर होगा फर्स्ट वन से, ठीक है। मींस कि अगर हम हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का लिखें तो हम क्या कहेंगे, एन का स्क्वायर जो है वो 1 लगा देंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम के साथ। और अगर हम थर्ड वन वाले का लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये देखें 3 का 9 जो होगा वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा ना, ये देखें 0.529। तो अब इट मीन्स कि जो थर्ड ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट से 9 टाइम्स बड़ा है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है।
तो ये भी कितना इजी था, ठीक है, कोई भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D XY ऑर्बिटल्स आर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मतलब पता नहीं इन्होंने डाल क्यों दिया है, लेकिन ये है कि इसका प्रॉपर आंसर आपकी बुक में नहीं है। ये मैंने इंटरनेट से सर्च करके डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट वेबसाइट से देखा है कि जो डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स वगैरह की जो प्रॉपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। तो आप ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो हैं वो अपने पास एक पेज पे या जिस पे भी आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप ये नोट कर लें कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी जी स्केयर डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। तो ये इनकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं ये फिक्स्ड है, यानी डी एक्स वाई की अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो -2 होगी, डी वाई जी की पूछी जाएगी तो वो -1 होगी, डी एक्स जेड की पूछी जाएगी तो वो +1 होगी, डी जी स्केयर की जो है वो 0 है, और डी एक्स स्केयर वाई स्केयर की जो है वो 2 है, ठीक है। ये याद कर लें। तो अब देखें कि आपसे पेपर में क्या पूछा गया है। अब देखें पेपर में जो MCQ है वो है कि आप जो है वो करेक्ट क्वांटम नंबर्स बता दें, यानी N, L और M की वैल्यूज़ 3DXY के लिए बता दें, ये वाली सारी वैल्यूज़, ठीक है, 3DXY। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3DXY के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि N की क्या वैल्यू है, n इज 3 है, ठीक है। L क्या होता है, L होता है कि आपके पास L पॉसिबल हो सकता है 0 से लेकर n-1 तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि L की क्या वैल्यू हो सकती है, यानी 3 - 1 होता है 2, मीन्स कि L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी और 2 भी हो सकती है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, हम ऑप्शंस में देख लेंगे क्या है। और इसके लिए जो है वो अब आपके पास m की जो वैल्यू है वो फिक्स है, ठीक है। एक्स वाई पूछा हुआ है तो ये आपके पास -2 होगी, ठीक है। अब आप अपने ऑप्शंस में देख लें कि n जो है वो कितना होना चाहिए, आपके पास 3 होना चाहिए, l जो है इनमें से कोई होना चाहिए, और m जो है वो -2 होना चाहिए। तो आपके पास जो है वो ऑप्शन 2 यानी बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 और m की वैल्यू -2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैंने कहा है कि एल की वैल्यू 0, 1 या 2 में से कोई हो सकती है। जब m आपके पास जो है वो 2 आ गया है ना, तो ठीक है, इसमें इसका मतलब है कि आपके पास इन तीनों में से कोई भी आपके पास वैल्यू हो सकती है। तो l अगर 2 होगा तो उसकी ये वैल्यूज़ होंगी ना, ठीक है। अगर खाली l 0 होगा तो वो 0 ही वैल्यू होगी। अगर l -1 होगा तो उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, यानी 0, -1 और +1, ठीक है। तो इट मीन्स कि 2 अगर आना चाहिए तो उसके लिए ये भी 2 ही होगा, ठीक है। तो n3, l2 और m-2, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि अब अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गया है, आपके पेपर में कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको ईजिली कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ अ सेंट्रल एटम इज। ये बहुत ही आसान है कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 लॉन पेयर होगा, ठीक है। तो देखें 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और 1 लॉन पेयर, यानी हम यहाँ पर कुछ भी कहते हैं, कोई भी एलिमेंट है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं उसके, ठीक है, और 1 लॉन पेयर। तो ये हमारे पास बेंट स्ट्रक्चर बनती है, जिसको आप एंगुलर बेंट या एंगुलर या वी शेप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, एंगुलर। देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर व्हाट कंडीशंस द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम एन आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम। देखें आइडियल बिहेवियर कब जो है वो बहुत ज़्यादा डेविएट करेगी, अंडर व्हाट कंडीशंस द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मैक्सिमम, यानी कब गैस नॉन आइडियल बिहेव करती है। नॉन आइडियल तब बिहेव करेगी जब उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कब ज़्यादा होती हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो अब आपने एकदम से उस ऑप्शन पे जाना है जो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला है, ठीक है। तो ये देखें लो टेम्परेचर जो है वो ये फर्स्ट 2 ऑप्शंस में लो टेम्परेचर है -10, और इन दोनों में जो हाई प्रेशर वाला ऑप्शन है वो बी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे गैस जो है वो नॉन आइडियल बिहेव करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ लीस्ट पोलराइजेबिलिटी। तो किसकी पोलराइजेबिलिटी लीस्ट है, तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, और उसमें हमने पोलराइजेबिलिटी का भी फैक्टर पढ़ा है, और उसमें हमने
देखा था कि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी साइज़ बड़ा होने की वजह से, साइज़ ग्रेटर होने की वजह से, और फ्लोरीन की जो है वो सबसे कम थी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, F2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. ग्रेफाइट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स. दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज, ये हमने देखा है कि ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, एनिसोट्रॉपी. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स पोजेसेस ग्रेटर लैटिस एनर्जी. अब ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के. लैटिस एनर्जी का वैसे भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करवाया हुआ है, लेकिन अब इसमें जो है ना आपने देखना है कि साइज और चार्ज में कंपैरिजन आ जाता है. ठीक है, तो साइज और चार्ज में जब कंपैरिजन आ जाता है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी ये एक ही रो में दिए हुए हैं. ठीक है, टॉप टू बॉटम लिथियम सोडियम पोटेशियम और फिर मैग्नीशियम दिया हुआ है. ठीक है, मीन्स कि अगर हम इसको देखें तो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम इधर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो अब जितना साइज़ छोटा होगा ना तो उतनी ही लैटिस एनर्जी जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर आपके पास देखें कि यानी अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखें तो उसमें सबसे साइज़ कम किसका है. ठीक है, लिथियम का साइज़ कम है क्योंकि वो सबसे टॉप पर है. और फिर जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो साइज़ और छोटा हो जाता है. ठीक है, और इट मीन्स कि मैग्नीशियम का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है और उसका चार्ज भी ज़्यादा है. इसका +2 चार्ज है, इसका +1 चार्ज होता है. ठीक है, तो चार्ज ज़्यादा है, साइज़ भी छोटा है, तो इसका जो है वो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, MgCl2. ठीक है, इसकी वैल्यूज़ भी अगर आप नेट पे कैलकुलेट कर लें तो मतलब देख सकते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे हमें वैल्यूज़ नहीं चाहिए. 865 लिथियम क्लोराइड की है, 787 सोडियम की है, 698 पोटेशियम की है और मैग्नीशियम की 2522 है. ठीक है, यानी उससे कंफर्म भी हो जाता है हमारा क्या आंसर ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. फॉर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन गिवन है इसमें Kp और Kc आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे. ठीक है, तो अब देखें वो कह रहे हैं कि Kp बड़ा होगा Kc से या Kc बड़ा है या दोनों इक्वल हैं. इक्वल तो नहीं हो सकते क्योंकि देखें इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होने चाहिए. मतलब सी ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया. ठीक है, या ये दोनों जो है वो एक दूसरे से 1/2 के रिलेशनशिप से मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं 1/2 वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक जो है वो दूसरे का हाफ है. तो इसका मतलब है कि सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए हैं. अब ए और बी में से हमने बताना है कि सी बड़ा है, Kc बड़ा है या Kp बड़ा है. ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले देखें प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं. ठीक है, और रिएक्टेंट्स का 1 मोल है. ठीक है, तो अब हम अगर डेल्टा n फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स को माइनस करते हैं तो 2 - 1 1 आ जाएगा. अब हम डेल्टा n की जगह यहाँ पर 1 लगा देते हैं. ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखें तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है. मीन्स कि अगर हम Kc को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत बिगर हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो वो आ जाएगी Kp की. ठीक है, यानी Kc समझो कि एक छोटी सी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, छोटी है या जो भी है, हम कहते हैं एक वैल्यू है, उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर Kp के बराबर आएगा. इट मीन्स यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि Kp की वैल्यू लार्जर आ जाएगी और Kc की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 इज ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन. मीन्स के प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा बनेगी. ठीक है, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साथ तो आपको बता भी दिया है. ठीक है, तो ये टेम्परेचर का ही बता रहे हैं और प्रेशर का. ठीक है, दोनों का हमने देखना है कि और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किस तरफ कम है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे लेस हैं और रिएक्टेंट वाली साइड पे जो है वो ज़्यादा हैं. ठीक है, तो हमने प्रेशर को क्या करना है, प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ कम है उस तरफ रिएक्शन मूव करेगा. ठीक है, मींस के प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी. ठीक है, मींस के हमें प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है. अच्छा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज़ हो रही होती है तो उसमें हमने टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है. ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर. ठीक है, ये दोनों काम करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम यील्ड जो है वो बनेगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ 0 pH. अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि किसकी pH जो है वो 0 होगी. तो अब ये एसिड्स हैं, pH जितनी कम होगी इसका मतलब है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है. ठीक है, अच्छा, अब इसमें इट मीन्स कि ये तो हो ही नहीं सकता एसिटिक एसिड. ठीक है, इसको तो छोड़ दें, इन तीनों ऑप्शंस में से होगा. अब इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है, यानी 0.5 मोलर HCl.
ठीक है। इसमें असल में आपको पीएच कैलकुलेट हो जाएगी अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता हो। अब इसमें 1 HCl है तो इट मीन्स कि इसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी इतनी ही होगी, 0.5 मोलर ही होगी। ठीक है। और दूसरे का भी आप देख सकते हैं, इसमें भी 1 यानी HNO3 जो है वो 1 हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, 1 मोल उसका 1 दे रहा है, तो इट मीन्स इसमें भी 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ही है। लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो वो आपको 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस दे रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, 1 मोलर हो जाएगी। अब आप इन सब की जब पीएच कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस कंसंट्रेशन करेंगे, तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो 0 पीएच आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सी करेक्ट ऑप्शन है, 0.5 मोलर H2SO4। 13 जो है वो क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A goes to form product if the concentration of A is increased 2 times, the rate of reaction increases 4 times। ठीक है, the order of reaction is, अगर हम जितना concentration को increase करें उतना ही rate of reaction भी increase हो तो order of reaction 1 होता है। अगर हम डबल करते हैं, कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करें और जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन करेक्ट है सी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं 3, लोअरिंग 3 नहीं 4। ठीक है, 4 पढ़ी हैं, इसमें से 3 तो यहाँ पर लिखी हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहुत ईजी था, MCQ था। देन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा H एंड डेल्टा E आर रिलेटेड एज। अब हमारे पास क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो अब जब हमारे पास रिएक्शंस जो हैं जिनमें लिक्विड या सॉलिड्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें डेल्टा V 0 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है, तो डेल्टा H डेल्टा E के इक्वल हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इन द गिवन रिएक्शन अंडरगोज रिडक्शन। अब इसमें हमने देखना है कि किसकी रिडक्शन हो रही है, तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन की जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी आनी चाहिए। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमारे पास क्या होगा, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा ना तो वो 0 होगा। ठीक है, जैसे सिल्वर फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। और H2S की अगर हम लगाएं ऑक्सीडेशन स्टेट तो सल्फ़र के ऊपर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ज़रा नीचे करके लगा देती हूँ, सल्फ़र के ऊपर -2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 हो जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से वाटर का भी अगर आप लगाएं, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगाएंगे और हाइड्रोजन के ऊपर एक के ऊपर +1 और 2 के ऊपर जो है वो +2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास रह गया सिल्वर Ag2S। ठीक है, तो इसमें सल्फ़र के ऊपर -2 है। ठीक है, और एक सिल्वर के ऊपर +1 है। ठीक है, तो 2 के ऊपर जो है वो +2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि किसकी जो है वो कौन से एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम रिडक्शन देख रहे हैं, मींस के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की जो है वो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 0 में है और ऑक्सीजन वाटर में जो है वो जाके -2 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, बाकी देखें सल्फ़र तो यहाँ पे भी -2 में था, इधर भी -2 में है। ठीक है, और सिल्वर की जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो 0 में है और इधर जाके ये +1 में चला जाता है। तो मतलब हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है DO। ठीक है, लास्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट HCl। अब देखें, एक्टिविटी सीरीज़ का आपको पूरा जो है टॉपिक समझाया हुआ है। ठीक है, चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड है, तो उसमें आपने देखना है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगी ना जितनी भी मेटल्स, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से डाउन में प्रेजेंट हैं टेबल में वो नहीं कर सकती, तो वो उनमें नोबल मेटल्स आ जाती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, Au सिल्वर हो गया, Ag कॉपर हो गया, तो ये मेटल्स नहीं कर सकती हैं डिस्प्लेस। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट है। तो अब ये देखें, कॉपर यानी D ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है सेकंड पेपर उसकी भी ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास लास्ट पेपर है 2023 का, जिसका हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द पार्शली इमिजिबल पेयर ऑफ द लिक्विड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल फेज इज कॉल्ड। तो ये आपने देखें जो पार्शली इमिजिबल था ना, तो इसका आपने जो फिनोल वाटर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पे दोनों पार्शली मिजिबल लिक्विड्स कम्प्लीटली मिजिबल हो जाते हैं। पूरा प्रोसेस पढ़ा था हमने। तो उसको हम कहते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑप्शन तो नहीं है ना, तो कॉन्सुलेट टेम्परेचर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, इन कन्वर्जन ऑफ Br2 टू BrO3 माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमीन चेंजेस फ्रॉम। अब ब्रोमीन देखें जो फ्री स्टेट होती है ना, जिसमें ब्रोमीन अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो वो 0 से जा रहा है, तो अब आपने BrO3 माइनस में चेक करनी है। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि एकदम से जो माइनस है ना, तो कहते हैं जी ये 0 से ना माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं है। पहले आप ब्रोमीन की चेक कर लें, BrO3 माइनस में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, BrO3 माइनस। तो ओवरऑल माइनस चार्ज है ना इसके ऊपर, तो मींस के ब्रोमीन का हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन की -2 होती है। ठीक है, और ओवरऑल इसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, तो ये -6 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा तो प्लस प्लस आ जाएगा, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स कि ब्रोमीन 0 से 5 में जा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 0 to 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। अब इसमें आपने बताना है क्या, मतलब उन्होंने पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, या पूरा का पूरा मैग्नीशियम क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, पहले तो आप इसकी लगा लें ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और फिर आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा लेते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में मैग्नीशियम जो है वो 0 है, क्लोरीन भी 0 है। लेकिन अगर हम जब इसको देखेंगे तो एक यानी मतलब एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। ठीक है, 2 के ऊपर -2 हो जाएगा, और मैग्नीशियम के ऊपर +2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम जो है जी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो क्लोरीन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। देन है क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आर। तो अब देखें पहले 1 मोल का आप देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी, डायरेक्ट भी हमें पता चल जाता है कि 2 मोल्स यानी 1 मोल में हमारे पास कितने मोल्स ऑफ H2S गैस होंगे। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल में आपको पता है ना कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02। ठीक है, 6.02 टाइम्स बाय 23 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और जो है एक मॉलिक्यूल में अगर 2 बॉन्ड्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 1 मोल के लिए। ठीक है, 1 मोल के लिए आपके पास आ गया मीन्स के 12.04 10⁻23 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 1 मोल के लिए। तो अब 2 मोल्स के लिए इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल्स के लिए पूछा हुआ है, तो 2 मोल्स के लिए इसका जो है वो डबल आ जाएगा। डबल कितना होगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 2 24। ठीक है, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 इंटू 10⁻23। तो अगर आप इसको 24 वाले ऑप्शन में करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच जम्प्स फ्रॉम 3rd ऑर्बिट टू 6th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। अब ये देखें आपको मतलब 3rd ऑर्बिट का भी एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए, और फिर 6th ऑर्बिट का भी पता होना चाहिए, और दोनों को माइनस कर दें, डिफरेंस निकाल लें, तो कितना ईजी है ये MCQ। तो हम यहाँ पर इसका कर लेते हैं। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ठीक है, तो अगर हम 3rd ऑर्बिट का लिखेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 3h/2π लिख देंगे, और जो 6th ऑर्बिट का होगा वो किसके इक्वल होगा, 6h/2π हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, 6h/2π में से
3h/2 निकाल देंगे, ठीक है। तो h/2 जो है वो आप कह लेंगे कॉमन है, तो 6 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 3h/2 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द हाईएस्ट आयनिक करेक्टर। तो हाईएस्ट आयनिक करेक्टर हमारे पास किसके पास है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में, उतना ही वो क्या होगा, आयनिक होगा। तो आपको पता है कि ना फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इट मीन्स का उसका हाइड्रोजन के साथ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे हाईएस्ट आयनिक करेक्टर HF का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज़ डायपोल मोमेंट ऑफ 1.2 डिबाई, ठीक है। इफ इट्स बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन ईच एटम। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली परसेंटेज आयनिक करेक्टर ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना फ्रैक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है इनके ऊपर, मतलब ये कितने परसेंट आयनिक बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा ये आयनिक बिहेव करेंगे उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। कम आयनिक बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कम चार्ज होगा, ठीक है। तो इसको आपने वही सारा न्यूमेरिकल करना है, इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ। सबसे पहले देखें आप म्यू आयनिक फाइंड आउट करते हैं ना, ठीक है। म्यू आयनिक फाइंड आउट करते हैं आप किस तरीके से, जो भी आपको चार्ज और उसका डिस्टेंस दिया होता है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, वो आपको नहीं दी हुई, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो जो लिस्ट बना रहे थे तो उसमें आप लिख लेंगे चार्ज की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम्स मल्टीप्लाई बाय यानी आपके पास ये कितना था, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस था ना, तो एंगस्ट्रॉम को आप मीटर की फॉर्म में लिखेंगे, 10⁻⁻10 मीटर की फॉर्म में। ये कूलम है, ये मीटर, तो आपके पास म्यू आयनिक आ गया कूलम मीटर में, कितना आ जाएगा ये 1 इंटू 10⁻⁻, 1.602 10⁻, अब पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, -29 कूलम मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को आपने डिबाई में कन्वर्ट कर लेना है, बहुत ईजी है, ठीक है। म्यू आयनिक को आप डिबाई में कन्वर्ट कर लें, इसको डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻29 को आप 3.336 10⁻⁻30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिबाई में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा 4.8 डिबाई, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा, ये डिबाई आ गया। अब आप सिंपल परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। उसमें आपके पास क्या होता है, जो म्यू ऑब्जर्व्ड होता है, यानी जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2 डिबाई डिवाइड बाय म्यू आयनिक यानी 4.8 डिबाई, इसको आप 4.8 डिबाई को आप मल्टीप्लाई बाय कर दें 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 25%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। 25% ऑफ द चार्ज इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा। देन है क्वेश्चन नंबर 8, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इट इज़ ड्यू टू दी। अब हमने ये सबसे पहला जो KMT के पोस्टुलेट्स पढ़े थे चैप्टर 4 में कि इलास्टिक कोलिजन्स की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट ऑप्शन पे करेक्ट कर दें, इलास्टिक कोलिजन्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ लिक्विड इज थॉट टू बी प्योर डायथाइल ईथर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू टेस्ट इट्स प्योरिटी। तो किसी भी लिक्विड की प्योरिटी के लिए बेस्ट ये है कि हम उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लें, तो उसके अगर अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, तो इसके लिए देखें ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड मेल्ट्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। देखें जब मेल्टिंग हो रही होती है ना, ठीक है, तो वो आपके पास फ्यूज़ हो रहा होता है, जो सॉलिड फ्यूज़ होकर लिक्विड में जा रहा होता है, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपके पास सिंपल मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखी हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, NaF and KCl हैव बोथ एटॉमिक रेशो 1:1 इन देयर क्रिस्टल्स, सच अ प्रॉपर्टीज कॉल्ड। जब हम रेशो सेम होती है तो वो आपस में क्या एग्जिस्ट करते हैं, आइसोमॉर्फ्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब ये देखें ये आपके पास, हाँ जी, ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो जो कंडक्शन है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो अगर हम सिंपल कह दें कि इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इनके लिए क्या जो है वो करेक्ट है। देखें ये ऑलरेडी हमने ना पिछले पेपर में भी कर लिया है कि आपको केपी केसी का रिलेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब देखें डायरेक्ट देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो है वो बराबर हैं, तो डेल्टा एन जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास के सी के पी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखें डेल्टा एन की अगर वैल्यू 0 पुट की जाएगी तो आर टी पूरा का पूरा जो है वो उसकी पावर 0 हो जाएगी, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देन के पी के सी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंट की वजह से उन्होंने ना के पी के साथ के एन लिख दिया है, लेकिन के सी ही होना चाहिए था यहाँ पर। अगर ऐसी मिस्टेक आ जाए पेपर में तो आपने जो है जैसे अभी यहाँ पर आप बी ही को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई मिसिंग आ जाए तो फिर उसमें वैसे भी स्टूडेंट्स को मिल जाता है। अगर उन्होंने अटैम्प्ट किया हो, रॉन्ग भी अटैम्प्ट किया हो, तो उनको नंबर मिल ही जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही मतलब रॉन्ग होता है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो जिनको पता है तो वो यही वाला करेक्ट करेंगे क्योंकि मिसप्रिंट की वजह से। कुछ अगर कोई और भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनको भी नंबर मिल जाता है क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मोर SO3 एट इक्विलिब्रियम। यानी प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा बनेगी। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा बनेगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं क्योंकि एक्सो है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर सकते, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर भी डिक्रीज़ नहीं कर सकते बल्कि प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि देखें प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा और नंबर ऑफ़ मोल्स जिस तरफ कम है उस तरफ जो है वो रिएक्शन शिफ्ट करेगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोडक्ट वाली साइड पे कम है तो फॉरवर्ड साइड पे रिएक्शन होगा और ज़्यादा SO3 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन हैविंग pH 10.6 इज़। ठीक है, अब ये देखें ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी होती है तो आपको पीएच फाइंड आउट करनी होती है, और पीएच दी हुई है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको एंटी लॉग लेना आता है या आपको ये माइनस एंटी लॉग कैलकुलेटर पर लेना आता है या नहीं आता। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है ना पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब आपने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो जो भी आपको पीएच की वैल्यू दी हुई थी, क्या दी हुई थी 10.6। ठीक है, तो आपने इसको लिखना है पहले माइनस 10.6। ठीक है, क्योंकि माइनस आप उस तरफ ले गए हैं, ये वाला माइनस उस तरफ ले गए हैं। ठीक है, और लॉग को उधर लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपको एंटी लॉग लेना आता है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, 2.51 10 की पावर -11। ठीक है, ये आंसर आता है मोल्स पर डीएम क्यूब। देन है सेकंड लास्ट एमसीक्यू, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट लॉ भी दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। रेट ऑफ रिएक्शन डबल कैसे होगा? देखें ये जो रेट लॉ में दिया हुआ है ना, मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन को का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो कहाँ पे लिखा हुआ है डबल? ये कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl इज डबल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है लास्ट MCQ, मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज क्या होगी मोलैरिटी व्हेन 9 ग्राम्स ऑफ इट इज डिजॉल्व्ड इन 0.25 DMQ ऑफ द सोल्यूशन। तो सिंपल आपने जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू जो भी उसका ग्राम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कितने ग्राम्स दिए हुए? 9 ग्राम्स दिए हुए। ठीक है, 9 ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड है 60, और वॉल्यूम जो है वो हमने DMQ में लगाना है। पहले ही DMQ में दिया हुआ 0.25। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन आ जाता है 0.6 मोलर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2023 के तीनों पेपर्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें सारी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दी हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता। बात यह है कि आपने टॉपिक थोड़ा किया हो, थोड़ी ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस की हो, तो आपके 17/17 मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।